1990 का दशक इंडिया बदल रहा था। केबल टीवी की चमक, सुना है इस पहाड़ के पीछे एक गांव है, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। नई गाड़ियों की स्पीड, और फ्रीडम की हवा लोगों को इंटॉक्सिकेट कर रही थी। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर, पुणे, नासिक और ठाणे अपनी रोजमर्रा की हसल में दौड़ रहे थे। प्राचीन मंदिरों की घंटियां, बस स्टैंड की भीड़, रेलवे स्टेशन की रश और मेलों की मस्ती, हर जगह हंसती खेलती लाइफ की गूंज थी, केयर फ्री वाइब्स थी और एक अजीब सा इल्यूजन ऑफ सेफ्टी था। बट बीनीथ दैट इल्यूजन एक इनविजिबल टेरर धीरे धीरे क्रॉल कर रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस बेफिक्री के बीच एक मौत का ऐसा खौफनाक साया मंडरा रहा है जो चुपचाप उनके घरों के चिराग बुझाने वाला था। इमेजिन दैट मोमेंट। एक माँ किसी मंदिर के प्रांगण में हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी है, आंखें बंद हैं और उसके होठों पर अपने परिवार के लिए दुआएं हैं। उसका 1 या 2 साल का बच्चा ठीक उसके बगल में खड़ा अपनी छोटी सी उंगली से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े है। वो माँ कुछ सेकंड्स के लिए भगवान के सामने सर झुकाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है और नीचे देखती है तो पल्लू खाली है, बच्चा वहां नहीं है। वो घबरा कर इधर उधर देखती है, बेटा, बाबू कहाँ हो? आवाज में थोड़ी घबराहट है। वो भीड़ में भागती है, चेहरों को टटोलती है। अब वो कुछ सेकंड्स मिनटों में बदल जाते हैं और वो घबराहट अब चीख में बदल जाती है। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ लोग मंदिर के बाहर दौड़ने लगे, कुछ पुलिस को बुलाते हैं। पूरे मंदिर में पैनिक मच गया, लेकिन वो बच्चा हवा में गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कोई रोने की आवाज नहीं, नो आई विटनेस। और सबसे हॉरिफाइंग बात यह थी कि ये सिर्फ एक बार नहीं, 1990 से लेकर 1996 तक महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से इसी तरह इनोसेंट बच्चे अचानक डिसअपीयर होने लगे। हाय 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 उठना, अरे कोई है, मेरी आई उठ नहीं रही है। 1 by 1 40 से भी ज्यादा मासूम उस भीड़ से ऐसे इवेपोरेट हो गए जैसे उनका कभी कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहा हो। देखिए, कोई नॉर्मल किडनैपिंग पैटर्न यहाँ काम नहीं कर रहा था। नो रैंसम कॉल्स, नो थ्रेटिंग लेटर्स, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो सिर्फ एक टेरिफाइंग साइलेंस। तो आखिर वो बच्चे कहां जा रहे थे? कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्स थी जो उन बच्चों को ब्रॉड डे लाइट में हजारों लोगों की भीड़ से निगल रही थी? वो फोर्स इतनी रूथलेस थी कि उसकी पकड़ में आने वाला हर मासूम कभी वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे मिसिंग बच्चों का काउंट बढ़ने लगा, एक अनजाना कंपा देने वाला खौफ पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। न्यूज़पेपर्स के पन्ने गुमशुदा हुए बच्चों के ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज से भर गए। दीवारों पर, बस स्टैंड के खंभों पर, रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर, हर जगह बस रोते बिलखते माता पिता द्वारा छपवाए गए पोस्टर लटके रहते और लोगों से पूछते, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? राहगीर जब ये पोस्टर्स देखता तो उनके अंदर एक अजीब सा डर घुस जाता और वो अपने बच्चों का हाथ कस कर पकड़ लेते कि कहीं हमारा बच्चा भी गायब ना हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र की हवा में अब खबर फैल चुकी थी कि कोई अदृश्य ताकत बच्चों को निगल रही है और अगला नंबर शायद उनका हो सकता है। शहरों का माहौल रातों रात बदल गया। जिन गलियों में शाम को बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब एक डरावना सन्नाटा पसर गया। माँ बाप ने अब अपने बच्चों को भी घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था। स्कूल जाने वाले बच्चों को लोग खुद छोड़ने ले जाने लगे। मेलों और उत्सवों की रौनकें फीकी पड़ गई। 90 के दशक में अब किसी भी महाराष्ट्र के निवासी से पूछोगे तो उसे यह पता होगा कि उस वक्त हुआ क्या था। सड़क पर जब वो चलते थे तो वो एक दूसरे को सस्पिशियस नजरों से देखते थे, जैसे हवा में ही कोई इनविजिबल प्रीडेटर घूम रहा हो। और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। देखिए, अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता था यह किसी बहुत बड़े काले जादूगर का काम है जो अमर होने के लिए मासूमों की बलि चढ़ा रहा है। तो कोई कहता भीख मांगने वाले गैंग उठा रहे हैं और उनके हाथ पर सड़क पर खड़ा कर देते हैं। तो कोई कहता था कि यह किसी इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का काम है जो गालता है। उधर पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सीआईडी से लेकर लोकल पुलिस तक हर कोई अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि कैसे ना कैसे करके पकड़ा जाए कि ये बच्चे आखिर हवा में कैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन उनके हाथ अभी तक पूरी तरह खाली थे। पुलिस को लगता था कि किडनैपर्स इतने शातिर थे कि वो कोई सुराग ही नहीं छोड़ते थे। वो साया पुलिस की चाल से हर 2 कदम आगे था। पुलिस को भी अब महसूस हो रहा था कि
सच में महाराष्ट्र में कुछ अजीब हो रहा है। आखिर कोई बच्चा 1-2 सेकंड में कैसे गायब हो रहा है? पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे इंस्पेक्टर अपना सर पकड़ लेते थे। फाइलें ऊंची होती जा रही थी, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। पुलिस को लगता था ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, ये कोई ऐसे प्रेडेटर हैं जो हर बार अपनी इनविजिबल ना दिखने वाली चाल से सिस्टम को मॉक कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। डिस्क्लेमर, देखिए आज जो आप ये स्टोरी सुनने वाले हो, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये बिना स्किप किए पूरी सुन ली तो 1-1.5 मंथ तक आप इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। कोशिश करके देख लेना, लेकिन ये दिमाग में घूमती रहेगी। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था उस वक्त मेरी खुद की सांसें भारी होने लगी थी, मेरा दिमाग हिल गया था। इस स्टोरी ने पर्सनली मेरे दिमाग पर हिट किया। खैर, आज की स्टोरी को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। मेरे बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का होगा कि सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाता जाएगा ताकि आपको स्क्रीन पर देखना ना पड़े। देखिए आज की स्टोरी भी बहुत लंबी होने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें ज्यादा वीडियो एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स या जंप स्केयर ना डालूं, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी खतरनाक है कि मैं इसे रॉ रखना ही पसंद करूंगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ सके। क्लोज योर आइज। अब एक सवाल आपके माइंड में भी उठ रहा होगा, हजारों लोगों की भीड़ में से कोई किसी बच्चे को कैसे उठा सकता है, वो भी तब जब बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। ऑब्वियसली कोई तो देखेगा, कोई तो टोकेगा और कोई तो रोकेगा। लेकिन यहीं पर उन किडनैपर्स का दिमाग इतना टेरिफाइंग था कि उसे सुनकर अच्छे अच्छे क्रिमिनोलॉजिस्ट के रोंगटे खड़े हो जाए। उन क्रिमिनल्स की स्ट्रैटेजी इतनी ट्विस्टेड थी कि भीड़ के बीच से ही वो बच्चे को ऐसे गायब कर देते थे जैसे हवा में धुआं। जरा इस साइकोलॉजी को समझिए। भीड़ में से अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी एक रोते हुए बच्चे को खींच कर ले जा रहा हो तो ऑब्वियसली सस्पिशन होगा, पक्का लोगों से रोकेंगे। लेकिन अगर एक साधारण सी दिखने वाली औरत सिंपल से कपड़ों में अपनी गोद में अपना बच्चा लिए हो और बच्चा रो रहा हो तो आप तो यही अज्यूम करोगे कि बच्चा किसी टॉय की जिद कर रहा है, खिलौने की जिद कर रहा है, या वो बीमार होगा। यही था उन क्रिमिनल्स का सबसे टेरिफाइंग ट्रिक। उन्होंने भीड़ की कलेक्टिव साइकोलॉजी को इतनी क्लेवरली मैनिपुलेट किया कि उस मासूम की हर चीख भी नॉर्मल लगती थी। यही था उनका सबसे खतरनाक और सबसे टेरिफाइंग वेपन, मैटरनिटी का झूठा निकाब। आपकी स्क्रीन पर अब आपको कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाली महिलाएं। वो सीधी सादी आम औरतें आईने के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ गुनगुनाते हुए अपने 16 श्रृंगार में खोई हुई, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, हाथ में कंगन, मानो जैसे बाहर कहीं खास जगह जाने की तैयारी में हो। उनकी आंखों में खुशी की एक अजीब सी चमक है। वे आपस में धीमी आवाज में हंसते हुए बातें कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आम औरत करती है। कुछ ही पलों में वो मंदिर जाने का रास्ता चुनती हैं। मंदिर पहुंच के वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, आंखें बंद, होठों पर हल्की बुदबुदाहट, जैसे कोई गहरी अनकही दुआ मांगी जा रही हो। कुछ देर दर्शन करके वो वापस अपने घर की ओर लौटने लगती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यही स्टोरी में आता है एक रूह कंपा देने वाला टेरिफाइंग ट्विस्ट, बिकॉज वो औरतें घर नहीं लौटी। शाम का वक्त था। दोनों ने मेन रोड से एक ऑटो पकड़ा और शहर के एक नामी सिनेमा हॉल के बाहर उतर गई। उस दिन थिएटर में उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बस शुरू ही होने वाली थी। उनमें से एक महिला ने अपने कंधे पर लटके अपने कीमती हैंडबैग में हाथ डाला, पैसे निकाले और ऑटो वाले को किराया थमा दिया। फिर दोनों फिल्म देखने थिएटर में घुस गए। सामने बड़े पर्दे पर काजोल और शाहरुख खान की लव स्टोरी चल रही है। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा है और वो दोनों भी शाहरुख खान के रोमांस भरे डायलॉग सुनकर खूब खुश हो रही हैं। उस फिल्म से एक महिला को इतना ज्यादा सुकून मिला कि उसने अपना वो कीमती हैंडबैग जमीन के पास यानी पैरों के नीचे रख दिया और खुद आराम से सीट पर चौड़े होकर बैठ गई। जैसे जैसे पर्दे पर डायलॉग आते वो जोर जोर से सीटी बजाने लगती। सब कुछ कितना नॉर्मल है ना? दो औरतें जो अपने जिंदगी के कुछ पल खुशी से एंजॉय कर रही हैं। सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। खैर, बाहर सूरज ढल रहा था, रात गहरा रही थी, उन्हें घर भी जाना था। जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई, हॉल की बत्तियां जली, दोनों अपनी सीट से उठी, उस थिएटर रूम से बाहर निकली, अपना वही हैंडबैग उठाया और वो हैंडबैग वाली महिला टॉयलेट करने बाथरूम की ओर चली गई। देखिए, अब पता नहीं शायद उसे सचमुच भूलने की बीमारी थी या इसके पीछे कोई और ही कारण था, क्योंकि जब वो महिला टॉयलेट रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसके कंधे पर उसका वो कीमती हैंडबैग नहीं था।
खैर वो दोनों तो थिएटर से बाहर निकलकर शांति से अपने घर पर पहुंच गई, लेकिन वो हैंडबैग वहीं उस थिएटर के टॉयलेट रूम में पड़ा रह गया। रात बीत गई, अगली सुबह हुई। उस सिनेमा हॉल में फिर से चहल पहल होने लगी। टिकट काउंटर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। तभी क्लीनिंग का काम करने वाली एक लेडी अपनी बाल्टी और पोछा लेकर टॉयलेट रूम में घुस गई। अंदर उसकी नजर कोने में पड़े उसी हैंडबैग पर पड़ी। उधर टिकट काउंटर पर खड़े लोग अपनी अपनी मूवी टिकट लेकर थिएटर रूम के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में रूह कंपा देने वाली चीखों की गूंज पहुंची। वो चीखें किसी और की नहीं, उसी टॉयलेट क्लीनर लेडी की थी। उस चीख में इतना खौफ था कि बाहर खड़े लोगों का दिल दहल गया। लोग अपनी टिकट छोड़ उस लेडीज बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ देर में पुलिस भी उस सिनेमा हॉल के संडास में पहुंच गई। जमीन पर वही हैंडबैग पड़ा हुआ था, लेकिन अब उस हैंडबैग को छूने या खोलने से हर कोई खौफ खा रहा था। हवा में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। आखिरकार एक पुलिस वाले ने हिम्मत जुटाई और एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे धीरे धीरे उस बैग को खोला। और जैसे ही वो बैग खुला, उसमें जो चीजें थी उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान के पसीने छूट गए। पुलिस वालों तक के कदम पीछे हट गए। ऐसा कुछ तब कभी किसी ने नहीं देखा था। उस हैंडबैग में ऐसा था क्या जिसे देख हर किसी की रूह कांप गई। अब एक पल के लिए सोचिए, बस इमेजिन कीजिए, वो दो औरतें जो यहां आराम से मूवी देखकर गई, हंसते हुए एंजॉय करती रही, पूरे शहर में वो हैंडबैग लेकर घूमी, मंदिर गई, ऑटो रिक्शा में बैठी, पूरी फिल्म देखी, उन्हें जरा सा भी, उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, ये जानते हुए भी कि उनके उस हैंडबैग में क्या है। आई कांट इवन इमेजिन। सच कहूं तो उस बैग के अंदर जो था उसे बताने में भी मुझे अजीब और खौफनाक फीलिंग आ रही है। मेरी खुद की सांसें भारी हो रही है। आपको बताता हूं, उससे पहले इस सीन से बाहर निकलते हैं। देखिए, अब तक तो शायद आपको एहसास हो जाना चाहिए कि यह पूरा खेल आखिर चल क्या रहा है। अगर नहीं पता तो अपने दिल को मजबूत कर लो और सुनो। यहां तक आते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में हमें यह तो पता चल गया कि बच्चों की रहस्य में किडनैपर्स असल में कोई और नहीं बल्कि औरतें थी। लेकिन वो औरतें थी कौन, वो अभी भी एक मिस्ट्री थी। वो आम औरतों की तरह सज धज कर मेलों, मंदिरों और बाजारों में जाती थी। उनकी शक्ल, उनका अंदाज, सब कुछ इतना नॉर्मल लगता था कि कोई शक तक नहीं करता था। वो हमेशा उन्हीं बच्चों को टारगेट करती थी जो 1 से 5 साल के बीच के होते थे और जो अपने माँ बाप से सिर्फ कुछ चंद कदम दूर खेल रहे होते थे। मौका मिलते ही पलक झपकते वो बच्चे को गोद में उठा लेती थी और उसे चुप कराने का नाटक करते हुए तेजी से भीड़ में मिल जाती थी। सब कुछ इतना नेचुरल लगता था, कोई उन पर शक भी नहीं करता था। अब आप एक बात सुनकर हैरान हो जाओगे। असल में उन औरतों का असली खेल अपहरण करना नहीं था। उन मासूमों को किसी बहुत ही बड़े और भयानक मकसद के लिए उठाया जा रहा था। वो औरतें असल में एक बहुत खतरनाक जेब कतरों और चोरों का गिरोह थी। वो भीड़ में लोगों के पर्स, सोने की चैन और कीमती सामान चुराती थी और इस काम के लिए वो उन बच्चों को अपनी ढाल के लिए इस्तेमाल करती थी, ना कि चोरी करवाने के लिए। कल्पना कीजिए, किसी मंदिर में एक औरत किसी श्रद्धालु की जेब पर हाथ साफ कर रही है। अचानक वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। वह श्रद्धालु जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, पकड़ो इसे। और भीड़ तुरंत उस औरत को घेर लेती है। लोग उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उस औरत का बचना नामुमकिन है। लेकिन उस औरत की गोद में वो किडनैप्ड बच्चा है जिसे अब वो एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाली है। वो कैसे, सुनो। खुद को बचाने के लिए वो औरत कुछ ऐसा करती है जिससे देखने वालों की रूह कांप जाती है। वो चंद पल के लिए लोगों से छिपकर, जानबूझकर, पूरी ताकत से उस मासूम बच्चे को बेजान खिलौने की तरह हवा में उठाती है और जमीन पर या पत्थर की दीवार पर दे मारती है। धड़म। उस मासूम के सर से खून का फवारा फूट पड़ता है और उस मासूम की दर्दनाक और गगन भेदी चीख पूरे प्रांगण में गूंज उठती है। वो भीड़ जो 1 सेकंड पहले उस औरत को पीटने आ रही थी, उनके पैर वहीं जम जाते हैं। इंसानी दिमाग इस क्रूरता को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। लोगों का पूरा ध्यान उस औरत से हटकर उस खून से लथपथ तड़पते हुए मासूम पर चला जाता है। लेकिन उधर वो औरत जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगती है, नौटंकी करने लगती है। हाय रे, मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसको। उस भीड़ की नफरत पल भर में सहानुभूति में बदल जाती है। लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक चोर थी। वो एम्बुलेंस बुलाने लग जाते हैं। कोई पानी लाता है तो कोई रास्ता साफ करता है। और इसी अफरा तफरी और इसी खून और दर्द के बीच वो शैतानी औरत उस लहूलुहान मासूम को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वहां से फरार हो जाती है। देखिए, बच्चे का दर्द उनकी
आजादी की चाबी था। जब तक वो मासूम उनके काम आता, वो उसे तब तक भूखा रखती, पीटती और ढाल की तरह इस्तेमाल करती। और जब वो मासूम थोड़ा बड़ा हो जाता और उनके किसी काम का नहीं रहता, तो उस रात एक गहरा सन्नाटा छा जाता और एक और मासूम हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया जाता, जिससे वो कभी जाग नहीं सकता। इसकी शुरुआत होती है सन 1991 से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पुलिस को खबर मिली कि महालक्ष्मी मंदिर में कोई हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां का मंजर देख इंस्पेक्टर साहब का गला सूख गया। वो गुस्से से चिल्ला चिल्लाकर सबसे एक सवाल पूछने लगा, यह किसकी करतूत है, यह किसने किया? वहां खड़े विटनेसेस ने बताया कि मंदिर में कुछ अनजान औरतें घुस आई थी, ये उन्हीं का काम है। वो सामने वाली सड़क से ऑटो लेकर यहां से भाग गई। देखिए, मंदिर के कूड़ेदान में 1 साल के बच्चे का पड़ा हुआ था और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि इंस्पेक्टर का दिमाग यह प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि इतना क्रूरता भरा काम, वो भी एक नन्ही सी जान के साथ, कोई कैसे कर सकता है। खैर, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर उन्हें कहीं भी वो मर्डर वेपन नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने पूरा कूड़ा और मंदिर का पूरा इलाका छान मारा, कुछ हाथ ना लगा कि तभी इंस्पेक्टर साहब की नजर क्राइम स्पॉट से थोड़ी ही दूर एक बिजली के खंबे पर पड़ी। जब वो उस खंबे के पास पहुंचा तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर खौफ छाने लगा, बिकॉज उसे समझ आ चुका था कि कोई मर्डर वेपन है ही नहीं, यह बिजली का खंबा ही असल में हथियार था। उस खंबे पर ब्लड ही ब्लड था, जो अब सूख कर पपड़ी बन चुका था। यानी किसी ने उस नन्ही सर को बार बार जोर जोर से यहीं इस खंबे पर उठा के, जिसके बाद हर जिले में एक पुलिस की टीम बनाई गई। इन कातिलों को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। उधर लगातार बच्चे अब भी गायब होते जा रहे थे, चुटकियों में, चंद पल में वहां से वैनिश होते जा रहे थे। उनके मास्टरमाइंड पुलिस से हर पल एक कदम आगे रहते थे और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। सालों तक यह खूनी खेल चलता रहा। एक एक कर संतोष, स्वप्निल, पंकज, अंजलि, बंटी, स्वाति, गुड्डू, मीना, राजन, श्रद्धा, गौरी, ये महज नाम नहीं थे, ये वो हंसते खेलते फूल थे जिन्हें खिलने से पहले ही उन डायनों ने अपने। देखिए, अपराधियों का एक असूल होता है, जब वो लगातार बचते रहते हैं तो उनका घमंड आसमान छूने लगता है। वो खुद को भगवान समझने लगते हैं और यही घमंड उनके पतन का कारण बनता है। इन किडनैपर्स के साथ भी यही हुआ। सन 1996 के अंत तक आते आते उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उनकी अकड़ को तोड़ के रख दिया। अब तक वो सिर्फ अजनबी बच्चों को उठाते थे, खासकर गरीब बच्चों को, ताकि पुलिस कोई लिंक न जोड़ सके। लेकिन सन 1996 के अक्टूबर मंथ में एक बदला लेने की आग ने उनके दिमाग को अंधा कर दिया। फिर उन्होंने एक ऐसी बच्ची का अपहरण कर लिया जिसका उनके खुद के परिवार के साथ संबंध था। उस बच्ची का नाम था क्रांति। 9 साल की क्रांति उन किडनैपर्स को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वो उम्र में बड़ी थी और शोर मचा सकती थी, इसलिए उसे पुणे के पास नरसोबावाड़ी इलाके में एक सुनसान गन्ने के खेत में बेरहमी से दिया। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। क्रांति की मां कोई अजनबी नहीं थी, वो जानती थी उसके परिवार का दुश्मन कौन है। जैसे ही क्रांति गायब हुई, उसकी मां ने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। उसने सीधे सीधे नासिक पुलिस से कहा, मेरी बच्ची को फलां लोगों ने उठाया है, मुझे इन पर पूरा शक है, इन्हें जाकर पकड़ो। ये वो पहली दरार थी जिसने 1 दशक से चलती आ रही इस रहस्यमय दीवार को तोड़ दिया। मतलब शायद अब उन रहस्यमय क्रिमिनल्स का नकाब उठने वाला था। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए नासिक पुलिस की पूरी टीम हरकत में आ गई। उन्होंने बार बार धोखे खाए थे, इस बार नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि वो क्रिमिनल्स बहुत शातिर थे। एक बार जब पुलिस के पास एक ठोस नाम आ गया तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जिन ठिकानों का नाम रिपोर्ट में था वहां छापे मारे जाने लगे। लेकिन अपराधियों को इसकी भनक लग गई, वो भागने लगे। वो एक शहर से दूसरे शहर छिपने लगे, लेकिन कानून के हाथ अब उनकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। नवंबर 1996 पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आखिरकार उन्हें धर दबोचा और जब इन अपराधियों को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस स्टेशन लाया गया तो उन्हें देखकर खुद पुलिस वाले भी शॉक में थे। वो कोई खूंखार डकैत नहीं थे, वो कोई अंतरराष्ट्रीय माफिया भी नहीं था। तो वो थे कौन? वो तो एक साधारण सा परिवार था, एक माँ और उसकी 2 बेटियां। अब वक्त आ गया है आपको उन राक्षसों के नाम बताने का, जिनका नाम सुन के आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग सिहर उठते हैं। अंजनाबाई गावित,
मास्टरमाइंड और एक माँ। उसकी बड़ी बेटी रेणुका शिंदे, उसकी छोटी बेटी सीमा गावित और बड़ी बेटी रेणुका शिंदे का हस्बैंड किरण शिंदे जो किडनैपर वैन चलाता था। अंजना बाई इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड। आखिर ये अंजना बाई थी कौन? नासिक के एक गरीब घर में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अंजना बाई। लेकिन जिंदगी ने उसे बचपन से ही धोखा दिया। जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो एक ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे भाग आई। पर फिर सन 1973 में उसकी पहली बेटी रेणुका के जन्म के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। भूख और बेबसी ने अंजना बाई को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जेब काटना, सोने की चेन छीनना, यही उसका धंधा बन गया। धीरे धीरे उसके खिलाफ 125 से भी ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हुए। फिर उसने मोहन गावित नाम के एक रिटायर्ड फौजी से शादी कर ली। फिर उससे सन 1975 में दूसरी बेटी सीमा का जन्म हुआ। लेकिन अंजना बाई अपनी आदतें छोड़ न सकी। पुलिस की लगातार पूछताछ और दबाव से परेशान होकर मोहन ने भी अंजना बाई को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। यही सदमा अंजना बाई को एक छोटे मोटे चोर से खौफनाक मास्टरमाइंड बना गया। मोहन की नई पत्नी से बदला लेने की आग ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। अंजना बाई ने अब अपनी दोनों छोटी बेटियों को भी अपराध की दुनिया में धकेलना शुरू कर दिया। सन 1987 आते आते उसकी दोनों बेटियां भी जवान होने लगी। बड़ी बेटी रेणुका की किरण शिंदे नाम के बंदे के साथ शादी कर दी गई जिससे उनका एक बेटा हुआ। फिर सन 1990 में अपराधों ने एक खतरनाक मोड़ लिया। एक दिन की बात है, रेणुका एक मंदिर में चोरी करती हुई पकड़ी गई। उसने बचने के लिए अपने छोटे बेटे को ढाल बना लिया और अपने बच्चे की कसम खाने लगी कि देखो मैंने चोरी नहीं की, मेरा तो छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। जिससे उसने उस भीड़ से बच निकलने में सफलता पाई। तभी रेणुका की मां अंजना बाई को यह समझ आया कि एक छोटा बच्चा हमारा एक नकाब बन सकता है। जिसके बाद उसने अपने पूरे परिवार को बच्चों के अपहरण की राह पर धकेल दिया। फिर ये तीनों औरतें, अंजना, रेणुका और सीमा, ये तीनों अनजान और गरीब बच्चों का अपहरण करने लगी। किडनैप्ड बच्चों को वो किसी टूल की तरह इस्तेमाल करती, यानी किसी चोरी के औजार की तरह इस्तेमाल करना। अगर चोरी करते समय कोई पकड़ी जाती तो वो उन मासूमों को जमीन से लथपथ वो चीखता हुआ मासूम भीड़ का ध्यान भटका देता और लोग सहानुभूति में उन्हें छोड़ देते। उनकी निर्दयता का पहला सबूत था 18 महीने का मासूम संतोष, जिसका नाम खुद अंजना बाई ने रखा। वो पहला शिकार था। उसे एक भिखारन से उठाया गया था। चोरी करते समय ध्यान भटकाने के लिए अंजना बाई ने उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और मौके से फरार हो गए। बाद में संतोष खून बहने के बावजूद रोना बंद नहीं कर रहा था। तीनों ने उसे चुप करवाने के लिए बहुत पीटा, पर वो चुप नहीं हो रहा था। वो और ज्यादा रोता जा रहा था। तभी गुस्से में अंजना बाई ने उसे उसके पैरों से पकड़ा और घुमा के उसका सर बिजली के खंभे पर और वहीं उसकी मौत। उसका शव एक पुराने रिक्शा ढेर के कबाड़ खाने में फेंक दिया गया। 6 साल तक अंजना बाई इस खौफनाक साम्राज्य की मुखिया बनी रही। लगभग 40 बच्चों का अपहरण किया गया। जब भी कोई मासूम ज्यादा रोता या बेकार हो जाता, उसे बेरहमी से पानी में डुबाकर उसकी सांस छीन ली जाती। हालांकि तीनों का अपराधी अभियान सफल रहा, लेकिन अंजना बाई का जुनून उसके एक्स हस्बैंड मोहन से बदला लेने का कभी खत्म नहीं हुआ। इसी जुनून ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। अंजना बाई ने अपनी बेटियों को आदेश दिया कि वो मोहन की दूसरी शादी से हुई 9 साल की बेटी क्रांति का अपहरण करें। क्रांति, जो कि 9 साल की थी, वो रेणुका और सीमा की सौतेली बहन थी। उसे सिर्फ पिता से बदला लेने के चक्कर में उठाया गया। उसकी किडनैपिंग के 3 महीने बाद उन तीनों ने पुणे के पास गन्ने के खेतों में पीट पीट कर क्रांति की, लेकिन क्रांति की मां प्रतिभा ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और सीधा अंजना बाई का नाम लिया। देखिए, अब गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन पुलिस के पास अभी भी क्रांति के अलावा बाकी 40 बच्चों के गायब होने के पुख्ता सबूत नहीं थे। अंजना बाई, रेणुका और सीमा पुलिस के सामने पत्थर बन गई थी। वो 3rd डिग्री के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तब पुलिस ने अपना तुर्प का इक्का चला। फिर उन्होंने रेणुका के पति किरण शिंदे पर साइकोलॉजिकल दबाव डालना शुरू किया। देखिए, किरण शिंदे इस परिवार का मुख्य हथियारा नहीं था, वो सिर्फ उनका साथ देता था। पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बनने का लालच दिया। देखो, सच सच उगल दो, अदालत में तुम्हें माफी दिला देंगे, नहीं तो फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ेगा। मौत के खौफ ने किरण शिंदे को तोड़ दिया। उसने हामी भर दी और जब किरण ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने मुंह खोलना शुरू किया तो जो कबूलनामा, जो कन्फेशन सामने निकल कर आया, उसने सुनने वालों के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के आंखों में आंसू आ गए, उनका कलेजा मुंह को आ गया। किरण ने बताया कि कैसे
कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पहली बार सीमा पकड़ी गई थी और उसे बचाने के लिए अंजनाबाई ने संतोष नाम के किडनैप्ड बच्चे का सर जमीन पर किया था। बाद में जब संतोष ठीक नहीं हुआ और रोता रहा तो अंजनाबाई ने उसका सर बिजली के खंभे में मारकर कुचल दिया। अभी आगे तो आपकी रूह कांपने वाली है। किरण ने एक और घटना का जिक्र किया जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन 1.5 साल की भावना लगातार रो रही थी। किरण ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया, रेणुका और सीमा दोनों उस बच्चे की आवाज से चिढ़ गई। उन्होंने उस छोटी सी मासूम को उसके पैरों से पकड़ा, उसे उल्टा और उसके सर को दीवार पर तब तक जब तक कि उसकी खोपड़ी नहीं फूट गई और वो हमेशा के लिए शांत नहीं हुई। लेकिन खौफ का वो मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। किरण ने आगे जो बताया वो सीधा किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा था। उन्होंने उस मासूम को तोड़ मरोड़ कर एक बैग में डाला, उस बैग को बंद किया और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो उस लाश से भरे हैंडबैग को लेकर कोल्हापुर के एक लोकल सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। वो वहां बैठकर पॉपकॉर्न खाती रही, फिल्म का मजा लेती रही और वो बैग जिसमें एक मासूम की लाश पड़ी हुई थी पूरे 3 घंटे तक उनके पैरों के नीचे थिएटर के अंधेरे में रखा रहा। रात होने पर उन्होंने उस बैग को महिला शौचालय में फेंक दिया। पंकज 3 साल का, उसने सड़क पर राहगीरों से अपने माता पिता की बात करने की गलती कर दी। उसे खत्म करने के लिए उन औरतों ने उसे छत से उल्टा लटकाया और बार बार उसका सर दीवार पर दे मारा। अंजलि उर्फ पिंकी, उम्र 2 साल, उसकी लगातार रोने की आवाज से अंजनाबाई परेशान हो गई। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर गला। स्वप्निल, सिर्फ 7 महीनों का, सीमा ने उसे जमीन पर पटक कर डाला क्योंकि वो उसके लगातार रोने की आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी। बंटी और गुड्डू, बंटी 1 साल और गुड्डू 2 साल की, 1993 में बॉम्बे से उठाया गया। उन्हें लगभग 1 महीने तक चोरी के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में दोनों को पानी में डुबाकर और उनके शव अलग अलग जगह पर सड़क किनारे फेंक दिए गए। श्रद्धा और गौरी 9 महीने की, इन दोनों का भी अपहरण और हत्या हुई। राजा उर्फ राजन 8 महीने का, पानी की बाल्टी में उसका के उसकी सांसें छीन ली। अदालत के रिकॉर्ड में मीना का भी नाम है पर उसकी मौत का तरीका दर्ज नहीं है। एक और अज्ञात मासूम जिसे डुबो कर मार दिया गया। अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज है कि रेणुका और सीमा ने उसे बाथरूम में डुबोकर मार डाला। इन मां बेटियों ने सितंबर 1996 में एक और अज्ञात मासूम की जान ली और उसका शव बोरी में भर के फेंक दिया। 2 साल के नरेश को तो उन्होंने भूखा रख के और पीट पीट कर मार दिया क्योंकि वो अपनी मां को पुकार रहा था। रेणुका के पति किरण ने उन सभी गटरों, नालों और गन्ने के खेतों और उन सुनसान खाइयों की जानकारी दी जहां इन डायनों ने उन मासूमों को फेंका था। उन्होंने उन बच्चों को कई महीनों तक भूखा रखा था ताकि वो कमजोर हो जाएं। कई मासूमों को तो उन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उन्हें एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहती थी। अब पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और नवंबर 1996 में अंजनाबाई, उसकी बेटियों और दामाद के घर से कई गुमशुदा बच्चों के कपड़े बरामद किए जिससे उनके अपराधों का पूरा पैमाना सामने आया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खौफनाक अपराध सिंडिकेट की सूत्रधार अंजनाबाई कभी अदालत नहीं पहुंच सकी। सन 1997 में 50 साल की उम्र में वो पुलिस हिरासत में बीमारी के चलते मर गई। वो फांसी से तो बच गई थी पर शायद ऊपर वाले की सजा से नहीं बचेगी। जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तो पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी हुई थी। सन 1997 में अदालत का फैसला आने से पहले इन शैतानों को जन्म देने वाली मां तो मर चुकी थी। किरण शिंदे सरकारी गवाह होने के चलते माफ कर दिया गया, लेकिन सीमा गावित और रेणुका शिंदे पर कोई रहम नहीं दिखाया। 2001 में कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने अपने फैसले में सुनाया कि इन औरतों के अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा। इन औरतों ने जो किया है वो मानवता के इतिहास का सबसे जघन्य और क्रूर अपराध है। अदालत ने दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार था जब एक साथ 2 महिलाओं को उनके अपराध के चलते फांसी की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह उनकी सजा को बरकरार रखा गया। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका ठुकरा दी, लेकिन उन्हें फांसी नहीं हुई। ये मामला भी पिछली वीडियो की तरह ही कुछ मिला जुला है। जैसे सोनिया को फांसी नहीं हुई उसी तरह यहां भी नहीं हुई, क्योंकि सालों तक चलती हुई इस कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर और इसमें हुई अत्यधिक देरी का फायदा उठाकर 2022 में इनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और आज वो यरवदा जेल की काली कोठरी में अपनी सड़ती हुई जिंदगी काट रही हैं। आज भी जब महाराष्ट्र में उन पुराने प्राचीन मंदिरों के घंटे बजते हैं या बस स्टैंड पर कोई बच्चा अचानक अपनी मां का हाथ छोड़कर रोने लगता है
तो 1990 के दशक की उस खौफनाक साए की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उन 40 मासूमों की आत्माएं आज भी शायद मेलों और उन गन्ने के खेतों में भटक रही होंगी, ये पूछते हुए कि आखिर उनका कसूर क्या था। रेणुका और सीमा और उनकी मां सिर्फ अपराधी नहीं थी, वो उस अंधेरे का प्रतीक थी जो ये साबित करता है कि दुनिया में सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो कहानियों में मिलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दिन के उजाले में हमारे बीच हमारे जैसे बनकर घूम रहे होते हैं। ओवर एंड आउट।